Hello everyone and welcome again to the Daily News Analysis Initiative brought to you by LawSikho. And today we'll be again discussing the important articles and editorials that we have in the Indian Express and the Hindu dated June 10th, 2020. तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन-कौन से आर्टिकल्स आज हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं. So the first is flattening the climate curve. ये हिंदू में आज एक एडिटोरियल आया है which talks about the drastic changes that are taking place in the climate and इसके क्या implications है हमारे पूरे ग्लोब के ऊपर, पूरे अर्थ के ऊपर और उसके क्या-क्या methods हो सकते हैं इस प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए. Then the second article we have the pincer provocations, which is again in the Hindu, and it talks about the disputes, the border disputes that India has with China and Pakistan, both of them. And then finally, this article is from the Indian Express, which is titled as City of the Future, which talks about providing good administration and good methods of governance in the urban areas for better control and better outcomes of the government policies. So the first one that talks about the climate crisis, इसमें एक पूरा ट्रेंड जो है उसका डिस्कशन किया गया है कि कैसे कई सालों पहले लाइक दिस टॉक्स अबाउट द 18,000 इयर्स अगो का एक पूरा एनालिसिस दिया हुआ है यहाँ पे, जिसमें टाइम ब्रेक करके एक क्रोनोलॉजी के हिसाब से बताया हुआ है कि हर एडिशन के साथ, बढ़ते हुए टाइम के साथ हमारे इन्वायरमेंट में जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की जो एमिशन थी या उसका जो कॉन्सेंट्रेशन था वो कैसे कैसे चेंज हुआ है. सो ऑल टुगेदर उसके साथ में उसको कंपेयर किया हुआ है कि जब जैसे जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन या फिर कॉन्सेंट्रेशन जिसको हम कह सकते हैं वो हमारे एनवायरमेंट में बढ़ा है, उसी के साथ एक और पैरेलल एक कर्व देखा गया है विच इज द एवरेज ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर, कि ये कहता है कि जिस तरह से और जितनी स्पीड से, जितने भी फास्ट पेस से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरमेंट में बढ़ा है, उसी के साथ साथ हमारा टेम्परेचर जो ग्लोबल टेम्परेचर है, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, वो भी बढ़ा है. बिकॉज ऑल ऑफ अस नो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है इसके पास एक कैपेसिटी होती है दैट इट कैन होल्ड टेम्परेचर. वो एक्चुअल में वार्मथ, वो हीट को कैप्चर कर सकती है कार्बन डाइऑक्साइड. तो जो भी हमारा सन की हीट हमारे अर्थ पे आती है तो क्या होता है, जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में होगा उतनी ही ज्यादा जो हीट है, सन की जो गर्मी है, वो यहाँ पे इसको वो पैक करके अपने पास रख सकता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है. तो इसीलिए हम जब बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की या ग्लोबल टेम्परेचर की, तो जो भी हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जिनमें से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज, ये जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो हम बात करते हैं कि इनका कॉन्सेंट्रेशन हमें कम करना चाहिए. तो अगर अल्टीमेटली हम इनका कॉन्सेंट्रेशन कम करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमारा जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो भी नीचे आ जाएगा एंड देन अर्थ विल बिकम कंपैरेटिवली कोल्डर, एंड जो एक्चुअल में एक उसके लिए एक अच्छा टेम्परेचर होगा हम उस तक पहुंच सकते हैं. तो ये जो ट्रेंड है, हमें फैक्ट बाय फैक्ट इसको ऐसा याद करने की कोई जरूरत नहीं है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. बट अगर कोई भी हमारा एग्जाम में अक्सर क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग को लेके या क्लाइमेट चेंज, क्योंकि अभी रिसेंटली क्या है कि बहुत सारे इनिशिएटिव्स बहुत सारी कंट्रीज ले रही हैं एंड क्लाइमेट चेंजेस हैज बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न्स. बट व्हाट एक्चुअली इज इंपॉर्टेंट कि कंसर्न होने के साथ साथ हम उस पर एक्ट कितना कर रहे हैं, डेफिनेटली. बट येस, कोई भी मेंस में या ऐसे में हमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट क्या है, या फिर आज के सिनेरियो में जो हमारे बिगेस्ट पावर्स हैं, जो बिगेस्ट नेशंस हैं, वो क्या उसको क्योर करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं, और अगर वो स्टेप्स नहीं लेते हैं तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे पूरे वर्ल्ड पे, कीपिंग स्पेसिफिकली इन माइंड द कंट्रीज दैट आर अंडर डेवलप्ड. क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है कि जो हमारी बिगेस्ट इकोनॉमीज है ना वर्ल्ड की, जो सबसे पहले हमारी यूएसए है एंड देन वी हैव चाइना आल्सो, तो ये इनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो स्केल होता है वो सबसे ज्यादा है. तो एक तरीके से जो हमारी बिगेस्ट इकोनॉमीज है वो सबसे ज्यादा कार्बन एमिट करती हैं. तो कह सकते हैं कि ग्लोबली उनका जो शेयर है कार्बन एमिशन में वो सबसे ज्यादा होता है. और जो हमारी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जहाँ डेफिनेटली अभी इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज्यादा नहीं है, तो ऑब्वियसली उनका जो कार्बन एमिशन है वो काफी कम होता है. लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है कि जो कंट्रीज अंडर डेवलप्ड है, जिनका खुद से वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे ज्यादा कार्बन एमिशन के लिए, बट सबसे ज्यादा जो इम्प्लीकेशंस है, जैसे जिसको कहते हैं सबसे ज्यादा डिजास्टर्स इफेक्ट्स जो है वो उन्हीं को देखने के लिए मिलते हैं. अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि अगर हम देखते हैं कि यूएसए है या चाइना है, दीज आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, तो ये बहुत ज्यादा कार्बन एमिट करती हैं, जिसकी वजह से ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ चाइना का या यूएसए का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता हो, वो इतना ज्यादा कार्बन एमिशन होता है कि ऑब्वियसली पूरा ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर ही बढ़ता है. अब हमारी बहुत सारी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं अफ्रीका में. अब अफ्रीका, वी ऑल नो दैट इट फॉल्स ऑन द इक्वेटर, वन ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, इट फॉल्स ऑन द इक्वेटर.
अब क्या होता है कि वो ऑलरेडी इतना ज्यादा वहां पे गर्मी होती थी नेचुरली भी, बिकॉज इक्वेटर पे सबसे ज्यादा जो हमारी सनरेज होती हैं वो एकदम स्ट्रेट गिरती हैं, तो वो ऑलरेडी टेम्परेचर वहां बहुत ज्यादा होता था। अब क्या है, क्योंकि कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा है पूरी दुनिया में, तो हीट ज्यादा ट्रैप होती है, तो वहां पे टेम्परेचर अब हद से ज्यादा बढ़ने लगा है और बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि जिन कंट्रीज ने एमिशन नहीं किया उनको इसके कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने पड़ रहे हैं, रादर देन वो कंट्रीज जो एक्चुअली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी। तो इसलिए ये कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि इसलिए हमें एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे हमें देखनी चाहिए, बिकॉज जो कंट्रीज उसको वो क्या है, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रही हैं, वो अपनी इकोनॉमी को अच्छा कर रहे हैं, वो अपने सारे रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा फायदे उठा रहे हैं इस बात के। एंड दे आर नॉट कीपिंग इन माइंड कि उन सब बेनिफिट्स के बदले वो पूरी दुनिया को क्या दे रहे हैं। दे आर गिविंग हाई कंटेंट, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस, जिससे पूरी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इसीलिए उनको भी रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना चाहिए अलॉन्ग विद ऑल द कंट्रीज। तो अभी रिसेंटली बट दैट एक्चुअली इज ओनली अ कंसेप्ट, ये अभी कुछ फॉर्मुलेट नहीं हुआ है, कहीं ऐसा कोई फॉर्मुलेशन नहीं है एज सच, जो ग्लोबल कार्बन टैक्स की बात करता था। तो ग्लोबल कार्बन टैक्स का सिंपली ये कॉन्सेप्ट था कि भाई जो कंट्री जितना ज्यादा कार्बन एमिशन करती है उसको उसी के हिसाब से पैसा जो है, एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द IPCC विच इज द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके अकॉर्डिंग ये हुआ भी था कि जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो ज्यादा कार्बन एमिशन करती है, वो कुछ अमाउंट ऑफ मनी दूसरी कंट्रीज को देंगी जो अंडर डेवलप्ड हैं और जिनको इसके डीमेरिट्स जो है वो झेलने पड़ रहे हैं। बट इसके अलावा भी कार्बन टैक्स का एक कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग ये है कि भाई जितना भी आपने एमिट किया है, जितना भी आपने यूज किया है, एक्सप्लॉइट किया है नेचर को, आप उतना ही टैक्स पे करोगे। सो दैट एक्चुअली कोइंसाइड्स विद दिस आइडिया। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत डिबेटेबल है कि क्या ऐसा होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो इसके बेनिफिट्स क्या है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है। दैट कैन बी अ डिफरेंट टॉपिक ऑफ सेपरेट टॉपिक ऑफ डिस्कशन ऑल टुगेदर। एंड नाउ अगर हम एक बार बस एक ग्लिम्स में देखते हैं दैट वुड बी द इम्प्लीकेशंस ऑन इंडिया अगर इतना ज्यादा तेज जो है वो एवरेज टेम्परेचर हमारा बढ़ता जाता है। So we have this climate impact lab. So such facts, you know, these are very authentic facts, like climate impact lab of University of Chicago, because ये अपनी reports जो है वो issue करते हैं। So ये जो है हमारे essays में, अपनी answer writing में हम use कर सकते हैं अगर इस तरह के कोई भी हमारे questions आते हैं तो। So we can simply quote that according to the climate impact lab, अगर उन्होंने ऐसा कहा है कि भाई अगर global temperature जो है वो ग्लोबल एमिशंस जो है वो इसी स्पीड पे बढ़ती जाएंगी, तो जो हमारा एवरेज समर टेम्परेचर है इंडिया में वो 4 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा बढ़ सकता है इंडिया की कई सारी स्टेट्स में, और ऑब्वियसली उन स्टेट्स में जहाँ पे जो हमारी ऑलरेडी हीट का इम्पैक्ट ज्यादा होता है, जैसे सर्दर्न स्टेट्स में और हमारी नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में। सो सच थिंग्स कैन बी कोटेड एंड altogether these facts are not very important to be learned per se, but yes इनका एक आइडिया, इस ट्रेंड का एक आइडिया हमें होना चाहिए। So these are simply the steps taken. हम already हम almost discuss कर चुके हैं. So this talks about that there was an article in the Nature एक journal है which talks primarily about the climate and the Earth's environment. तो उन्होंने ये बोला था कि जो wealthy nations हैं who are spending around $500 billion per year internally, तो वो अपने क्या है कि वो internally अपनी emissions को reduce करने के लिए इतना spend कर रहे हैं, and this is about the IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change. So इन्होंने भी इस बारे में बोला है। एंड देन उन्होंने बोला है कि अभी हमारा रिसेंटली 2009 अभी वैसे एक और भी हमारा क्लाइमेट चेंज पे हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ था, बट दिस टॉक्स अबाउट द 2009 UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, जिन्होंने बोला था कि रिच कंट्रीज जो थी उन्होंने प्लेज किया था कि वो $100 बिलियन हर साल देंगी 2020 तक, मतलब 2020 के बाद से वो हर साल देंगी। बट अभी तक क्या है कि सिर्फ $71 बिलियन जो है वो दिया गया है। एंड देन अभी रिसेंटली उन्होंने ये सबको पता है कि कोविड-19 जब से आया है तो लॉकडाउन हो गया, तो ऑब्वियसली सारी इंडस्ट्रीज बंद कर दी गई थी, लोग सड़कों पे अपने व्हीकल्स को या अपने ट्रांसपोर्टेशन को ज्यादा यूज नहीं कर रहे थे, तो डेफिनेटली जो हमारा कार्बन एमिशन था वो काफी ज्यादा गिर गया था। बट ये कब तक सस्टेन कर पाता है, दैट इज अ क्वेश्चन टू बी पॉन्डर्ड अपॉन, क्योंकि अभी क्या है कि हमें काफी ज्यादा इकोनॉमिक फॉल भी इस वजह से देखने को मिला है। अब कहीं ऐसा ना हो कि जितना भी अर्थ ने अपने उसके एनवायरमेंट ने अपने आप को रिपेयर किया है, हम उस इकोनॉमिक जो हमारा फॉल बैक हुआ था उसको कॉम्पनसेट करने के लिए पहले से भी ज्यादा हम उसके कार्बन एमिशन करने लगे, पहले से भी ज्यादा हम पोल्यूशन क्रिएट करने लगे। सो दैट इज द पॉइंट व्हिच हैज बीन डिस्कस्ड इन दिस आर्टिकल, एंड इट हैज बीन सेड दैट अभी हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है कि जो हमारे एडवांटेज हमें इस बात की बस मिली है, आउट ऑफ जिसको कह सकते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हमें मिली है कि हमारा एनवायरनमेंट काफी रिपेयर हो गया है, तो उसको हम एक अच्छे नोट से ही स्टार्ट करें और उसको दोबारा से डिटीरियोरेट ना होने दें।
So now next, which is the most important article for the day today, which talks about the China's dispute over India's territory of Aksai Chin, and also Pakistan's dispute with India over the territory of Pakistan occupied Kashmir. अब इसको हमें समझने के लिए थोड़ा सा इंडिया का जो जम्मू एंड कश्मीर का टेरिटोरियल डिस्प्यूट का पूरा मैटर है उसको समझना बहुत जरूरी है. तो ये हुआ क्या था कि दिस इज द मैप ऑफ इंडियाज जम्मू एंड कश्मीर, विच नाउ ऑब्वियसली सिंस लास्ट ईयर फ्रॉम द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरीज. सो अब क्या है कि लद्दाख अलग कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दी गई है. तो अब क्या हुआ है कि पहले जब ये जम्मू कश्मीर का ये पूरा एरिया था, दिस वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिया. लाइक इंडिपेंडेंस के टाइम पे वी ऑल नो दैट जब हमारा पार्टीशन हुआ पाकिस्तान के साथ में, तो जो कश्मीर का पूरा एरिया था वो इंडिया के साथ आ गया था. बट उस टाइम से ही जो हमारा पाकिस्तान है वो क्लेम करता है दैट कश्मीर को आना चाहिए था हमारे साथ में, एंड ये जो है इंडिया के साथ में जब इंडिया ने उसको किया है तो दैट इज रॉन्ग. मतलब ये आइडियली हमारे साथ आना चाहिए था, प्रिंसिपली पाकिस्तान के पास होना चाहिए था, बट इंडिया ने जबरदस्ती होल्ड बना के रखी हुई है कश्मीर के ऊपर. सो दिस वाज द स्टैंड, दिस वाज द क्लेम विच पाकिस्तान यूज्ड टू मेक. अब क्या हुआ कि जो पाकिस्तान कश्मीर का जो ये वाला एरिया है, द वन वी कैन सी इन ग्रीन कलर, दिस इज द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. तो अब क्या हुआ है, ये पाकिस्तान ने इतना हिस्सा जो था वो कश्मीर का थ्रू मिलिटेंसी अपने जो इनके टैक्टिक्स थे उनके थ्रू इन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान कश्मीर का एक काफी बड़ा हिस्सा जो था वो अपने अंडर ले लिया, विच वी टुडे नो एज द POK, विच इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. तो इसको और अब जो एक्चुअल में इस टाइम पे इंडिया के पास में है ये हमारी है लाइन ऑफ कंट्रोल, तो जिसको हम LOC भी बोलते हैं. सो यहाँ से अभी यहाँ का तो पूरा गवर्नेंस अभी इंडिया का ही चलता है ऑब्वियसली, अब तो वैसे भी क्योंकि इंडिया का ही चलेगा. लेकिन ये वाला जो एरिया है उस पर पाकिस्तान पूरा क्लेम देता है, एंड एक्चुअल में पाकिस्तान तो पूरे कश्मीर को ही कॉन्फिस्केट करना चाहता है अपने पास में, बट इतना एरिया उन्होंने किसी तरीके से अपने हाथ में ले रखा है. बट इंडिया ऑब्वियसली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे अपना क्लेम करता है, बिकॉज ये जिस तरीके से पाकिस्तान ने भी इसको कॉन्फिस्केट करके रखा हुआ है, दैट इज ऑल्सो डेफिनेटली रॉन्ग. तो अभी क्या था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो POK का एरिया था वो काफी ज्यादा डिस्प्यूटेड था. बट जब से हमारा आर्टिकल 370 35A को डिसॉल्व किया हमारे इंडियन पार्लियामेंट ने, तब से क्या हुआ कि जो भी एरिया था अब उसमें क्या किया कि कश्मीर जो है अब डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट के. तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन POK का भी एक तरीके से देखा जाए तो वो हट गया, क्योंकि अगर पूरा का पूरा कश्मीर, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की बात की गई है उस पूरे स्टैट्यूट में की गई थी, तो अगर ये पूरा एरिया सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ गया तो डेफिनेटली ये भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आएगा ना, बिकॉज हम तो इस क्लेम को अभी नहीं मान रहे हैं ना जो पाकिस्तान कर रहा था. तो इस वजह से अब पाकिस्तान को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इस बात से हुई है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि और एरिया मिलने की बजाय जो उन्होंने कैसे तैसे करके हथियाया था वो भी अब इनके हाथ से जाता हुआ उनको दिख रहा है, क्योंकि अब इंडिया का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका डायरेक्ट कंट्रोल पूरे कश्मीर पे आ गया है. सो पाकिस्तान इसलिए अब क्या कर रहा है कि वो अब क्योंकि वो जो लेजिटिमेट मीन्स है उससे वो अभी इतना शायद इक्विप नहीं है कि वो इंडिया को फेस कर सकेगा या इस सिचुएशन को वो सॉल्व कर सकेगा. तो अब वो क्या कर रहा है कि अपने इन बॉर्डर्स के थ्रू जो POK के से टच होते हैं और जो इसके ऑलरेडी कुछ सारे यहाँ पे लोग रहते हैं, तो ये वाले बॉर्डर्स के थ्रू अब वो इनफिल्टर करने की कोशिश कर रहा है टेररिस्ट इंडिया में, ताकि यहाँ का जो पूरा माहौल है वो इतना ज्यादा खराब हो जाए कि इंडिया को इतना ज्यादा फोकस ना मिले, इतना टाइम ना मिले इस एरिया पे डिस्कस करने का. तो यहाँ पे पाकिस्तान की साइड से तो POK का ये मैटर है. अब चलते हैं चाइना की तरफ. नाउ दिस इज अ फैक्ट टू बी थॉट अबाउट कि चाइना का ऑलमोस्ट जितनी भी कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर होता है ऑलमोस्ट सबके साथ उसके बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं. तो अगर चाइना इस साइड से इंडिया को टच करता है तो यहाँ पे भी उसके इशू है, चाइना के उत्तराखंड वाली साइड से भी इंडिया के साथ इश्यूज हैं, चाइना के डोकलाम विच इज इन द नॉर्थ ईस्टर्न साइड वहां से भी इश्यूज है, और अरुणाचल प्रदेश के साथ. तो जितना भी चाइना का बॉर्डर इंडिया के साथ टच करता है चाइना का हर जगह पे डिस्प्यूट है. मतलब चाइना हर जगह एक एक्स्ट्रा क्लेम मांगता है, विच फॉर सम रीजंस चाइना, बिकॉज वो इतनी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगहें हैं, तो डेफिनेटली अगर चाइना का कंट्रोल उन जगहों पे होगा तो वो एक एडवांटेजेस सिचुएशन में होगा. सो अभी अगर हम यहाँ के कश्मीर वाले साइड की बात करें, सो दिस एरिया इज कॉल्ड एज द अक्साई चिन एरिया. तो अक्साई चिन एरिया एंड दिस इज द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में थी, क्योंकि
अब तो रिसेंटली खैर इंडिया और चाइना दोनों ने अग्री किया है कि वो इसको पीसफुली रिजॉल्व करेंगे, बट क्या था कि चाइना जो था वो ज्यादा मूवमेंट इस जगह पे दिखा रहा था एट दी LAC विच इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो वो इंडिया को पसंद बात नहीं आ रही थी, क्योंकि अभी ऑलरेडी ये एरिया ही डिस्प्यूटेड है और चाइना अगर और अंदर यहाँ पे मूव करने की कोशिश करे तो डेफिनेटली इट विल नॉट बी एनकरेज्ड बाय इंडिया। तो अक्साई चीन का जो एरिया है वो ऑलरेडी डिस्प्यूटेड है, चाइना का ऑलरेडी उसमें क्लेम उसने ले चुका है। एंड दिस एरिया जो यहाँ पे हम रेड और ग्रीन में देख सकते हैं, ये एक्चुअली क्या हुआ था कि जब हमारी 1962 वाली वॉर हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, तो उस टाइम पे इंडिया ने ये वाला एरिया जो था वो उस पे अपना कब्जा कर लिया था, इंडिया के कश्मीर के इस एरिया पे। और सबसे कंट्रोवर्शियल बात क्या हुई थी कि कब्जा करने के बाद उसने ये एरिया जिसको हम साक्षीगम वैली के नाम से जानते हैं, तो साक्षीगम वैली का एरिया पाकिस्तान ने चाइना को हैंड ओवर कर दिया था, एंड दैट टू विदाउट द कंसेंट ऑफ इंडिया। तो पहला पॉइंट तो ये एरिया हथियाना ही गलत था ऑन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, और उसके बावजूद उन्होंने क्या किया, वो लिया तो लिया, उस एरिया का जो कंट्रोल था, उसका सारा जो जिसको कहेंगे सारा पावर जो थी उस एरिया की सारी कुछ वो दे दी चाइना को। तो दिस वाज डेफिनेटली नॉट लाइक्ड बाय इंडिया, इट वाज नॉट एनकरेज्ड बाय इंडिया। तो इसीलिए तब से लेके अब तक बहुत ज्यादा बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं पाकिस्तान और चाइना में, लाइक पाकिस्तान क्लेम ओवर द एंटायर कश्मीर और POK के ऊपर, और चाइना का क्लेम अक्साई चीन और साक्षीगम तो ऑलरेडी उसके कंट्रोल में है, बट चाइना वांट्स टू मूव even further, even inward toward in the line of actual control. अब जब हम ये बात करते हैं, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, ये हमें दिस इज ऑलमोस्ट अ सिमिलर मैप, ये बस ये कि इसमें डिटेल्स थोड़ी ज्यादा हैं। सो दिस वाज द एरिया ऑफ अक्साई चीन, दिस इज द एरिया ऑफ साक्षीगम वैली, दिस इज द पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, एंड दिस इज द एक्चुअल जम्मू एंड कश्मीर विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय इंडिया। सो ये एक्चुअल में आप अगर देखना चाहें तो दिस इज द एंटायर डिस्प्यूट जो चाइना का यहाँ पे है। तो यहाँ पे अक्साई चीन का एरिया है, ये डिस्प्यूटेड एरिया यहाँ पे है, जो यहाँ पे उत्तराखंड के एरिया से बॉर्डर डिस्प्यूट है। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का ये वाला एरिया जो है ये भी लार्जली जो है चाइना उसको क्लेम करता है। ये मैकमोहन लाइन का एरिया, दिस इज एक्चुअली अ वेरी डीप कॉन्सेप्ट, ये पूरा एक इंटरनेशनल रिलेशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बट ये बहुत सारे एरियाज हैं जो पूरा फॉल करता है। यहाँ पे हमारा डोकलाम वैली है, और यहाँ पे हमारा ये जो मैकमोहन लाइन है इसके ऊपर भी डिस्प्यूट चल रही है इंडिया और चाइना की। बट पर्टिकुलरली इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, इस आर्टिकल में हम जो अक्साई चीन और जो हमारा साक्षीगम वैली का, मतलब मोस्टली अक्साई चीन का जो एरिया है वो इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये दोनों के। अब हम स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस जो है दोनों की हमें समझनी होगी। अब हम जो कॉन्सेप्ट था कि क्या POK का डिस्प्यूट है, क्या अक्साई चीन और साक्षीगम वैली का डिस्प्यूट है, वो तो हम समझ गए, बट ये जो आर्टिकल है वो ये बात करता है कि इंडिया को इन दोनों इश्यूज को, एज इन पाकिस्तान फ्रॉम द वेस्ट एंड चाइना फ्रॉम द ईस्ट, हालांकि है तो दोनों बॉर्डर डिस्प्यूट्स, बट दोनों की नेचर और ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। अब ये कहता है कि जो पाकिस्तान है, जब वो कश्मीर के ऊपर अपना कंट्रोल मांगता है तो उसके ऊपर टेरिटोरियल कंट्रोल से ज्यादा उसको इस बात का क्लेम ज्यादा लेना है कि क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद से इंडिया के पास कश्मीर आ गया था, बट पाकिस्तान का मानना है कि वो उसके पास जाना चाहिए था। तो एक तरीके से उनके लिए एक हिस्टोरिकल वॉर है। तो उनको क्या है कि स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस या उसकी इकोनॉमिक वैल्यू उससे उन्हें इतना ज्यादा मतलब नहीं है, बस इट इज ओनली अ मैटर ऑफ, जिसको हम कहेंगे कि एक उनकी कैन बी सेड मे बी एक ईगो की भी वैल्यू, ईगो का भी एक मैटर हो सकता है, क्योंकि भाई उनको इस बात से बहुत प्रॉब्लम है कि अभी कश्मीर इंडिया के पास में है, एंड दे बिलीव दैट इट शुड हैव बीन विद पाकिस्तान ओनली। तो पाकिस्तान का तो क्लेम ये है, इसीलिए वो POK और आगे एरियाज में बढ़ना चाहता है। बट चाइना के साथ तो इंडिया का कोई ऐसा हिस्टोरिकल या इंडिपेंडेंस के टाइम पे पार्टीशन का कोई इशू नहीं था, बट देन व्हाई चाइना वुड बी डिमांडिंग a part of this, or it would be claiming a part of this territory from Kashmir? एक्चुअली कि जब हम इस वाले एरिया की बात करते हैं, अक्साई चीन वाले एरिया की बात करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकल पोजीशन होल्ड करता है अगर हम इंडिया की सेफ्टी की बात करते हैं, बिकॉज वी नो ये पूरा एरिया जो है ये सारा ये हिमालयाज की रेंज है। तो यहाँ पे क्या है कि इंडिया को इस पूरे एरिया से प्रोटेक्शन मिलती है विद द हेल्प ऑफ हिमालयाज, क्योंकि हिमालयाज और यहाँ पे इतना ज्यादा एडवर्स क्लाइमेट है, इतना ज्यादा वेदर यहाँ का ऐसा होता है कि बहुत ईजी नहीं होता है किसी के लिए भी कि वो इंडिया पे कोई भी अटैक प्लान कर सके। लेकिन अगर ये एरिया ऑलरेडी चाइना के पास आ जाता है तो ऑब्वियसली चाइना बहुत एडवांटेजियस पोजीशन में आ जाएगी, क्योंकि वो ज्यादा अच्छे से यहाँ पे प्लान आउट कर सकती है, अपने
आर्मी के बेस यहाँ पे लगा सकते हैं, और बहुत कुछ काम जो है वो एडवांटेजेस यहाँ से उनको एडवांटेजेस मिल सकती हैं। और फर्दर मोर यहाँ का फ्लोरा एंड फौना, और जिसको कह सकते हैं बहुत सारे यहाँ के इकोलॉजिकल फैक्टर्स और बहुत सारे इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी हैं जो चाइना को बेनिफिट करेंगे। तो चाइना का कोई हिस्टोरिकल वेंजेंस नहीं है अनलाइक दी पाकिस्तान, लेकिन उसको स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस की वजह से ये एरिया चाहिए। नाउ ये सिंपली तो ये यही बात करता है कि क्योंकि ये दोनों प्रॉब्लम्स जो है, हालांकि इनका बेस देखने में ऊपर से सेम टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, टेरिटोरियल डिस्प्यूट का लगता है, लेकिन उनके अंदर के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बहुत डिफरेंट हैं, और इसलिए इंडिया को उसको वैसे ही डील करना चाहिए। सो दैट मोस्टली वाज द एंटायर concept given in this. And yes, one more thing that has been talked about in this is about the CPEC, which is the China Pakistan Economic Corridor. अब एक चीज जो बस इन सबके बीच में कॉमन है वो ये है कि वैसे तो चाइना को इस साइड के एरिया से कोई मतलब होना नहीं चाहिए था खास, वो उसको अपना जो अक्साई चिन और साक्षीगम वैली का एरिया है वो उसी पे क्लेम करना चाहिए था। बट अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि चाइना और पाकिस्तान दोनों ने एक इनिशिएटिव जो था उस पे साइन किया था, और उसके अकॉर्डिंग क्या था कि चाइना ने एक रोड वो बिल्ड किया था कनेक्ट करने के लिए पाकिस्तान से। अब आप इस मैप को अगर ध्यान से देखें तो देखिए ये चाइना है, दिस ऑरेंज पार्ट इज चाइना, दिस लाइट ब्लू पार्ट इज पाकिस्तान, एंड यहाँ पे जो है ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान का एरिया है, और ये अफगानिस्तान, यहाँ तजाकिस्तान पड़ता है। बट एनीवे हमारे लिए ये पार्ट रेलिवेंट है। अब अगर चाइना को पाकिस्तान रोड से मूव करना हो तो आप खुद देखें कि अगर चाइना यहाँ से चलता है, दिस एक्चुअली इज द जिंजियांग प्रोविंस, जिंजियांग एरिया ऑफ चाइना। तो ये अभी आप रिसेंटली अभी आपको ध्यान हो तो ये न्यूज में भी था, क्योंकि यहाँ पे एक मुस्लिम माइनॉरिटी है विच इज दे आर नोन एज द उइगुर मुस्लिम्स, दे हैव रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड एज द माइनॉरिटी बाय द यूनाइटेड नेशंस। तो ये जो जिंजियांग प्रोविंस है, जिंजियांग एरिया है, वहां से, अब क्योंकि इनका सबसे वेस्टर्न पार्ट है, वहां से अगर इनको पाकिस्तान आना था सो अफगानिस्तान को क्रॉस किए बिना वो डेफिनेटली नहीं आ सकते थे, विच डेफिनेटली इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अफगानिस्तान का ऐसा एरिया है कि कोई भी उनके साथ इतना नेगोशिएशन करना, वो भी रोड और वो भी एक मूवमेंट के लिए, इट वॉज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो क्या हुआ कि चाइना ने पाकिस्तान में एंटर करने का ये एरिया निकाल दिया। सो एक्चुअल में ये था तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान तो ये मानता है कि वो उसका है, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये ऑक्यूपाइड है, इट डज नॉट लीगली बिलोंग टू पाकिस्तान। तो जब ये CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उन्होंने इस एरिया से बनाया तो वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल मैटर हो गया, बिकॉज अकॉर्डिंग टू इंडिया दिस एरिया इज स्टिल बिलोंगिंग टू इंडिया, और उस पे बिना इंडिया की परमिशन के इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो था वो इनिशिएट कर दिया गया। सो दिस नाउ वी कैन सी, तो ये जो चाइना का एरिया है ये इन्होंने यहाँ से मूव किया, ये इनका जिंजियांग एरिया है, तो ये इस तरह से मूवमेंट करता हुआ, दिस इज द CPEC, तो ये जो है इन्होंने यहाँ से इधर से निकाला, और ये हमारे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा था, और ये राइटफुली इंडिया की परमिशन इसमें उनको लेनी चाहिए थी, बट वो नहीं ली गई, इसलिए अभी तक बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है ये सिस्टम सारा। तो ये जो CPEC था ये सारा मूव करते हुए उसने यहाँ पे पाकिस्तान का जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट अभी रिसेंटली डेवलप हुआ है, ग्वादर पोर्ट, उसको ये वहां तक उसको कनेक्ट किया। अब क्या है कि ट्रेड चाइना और पाकिस्तान के बीच में बहुत इजीली फ्लरिश कर सकता है, क्योंकि अगर हम सी रूट भी देखें तो अगर हम यहाँ से मूव करना चाहें अरेबियन सी के थ्रू और फिर इंडियन ओशियन से जाते हुए साउथ चाइना सी, सो वो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल एक जिसको कहेंगे एक ट्रांसपोर्टेशन का रूट होगा, लेकिन ये इसने डिस्टेंस को बहुत छोटा कर दिया और चाइना और पाकिस्तान का जो ट्रेड है, इकोनॉमी है, वो आपस में काफी फ्लरिश करेगी। सो ये सारे जो है डिस्प्यूट्स इसमें बात किए गए हैं, और अभी बस ये है कि चाइना का यही मानना है कि अगर ये एरिया इंडिया ने अपने क्लेम में पूरे तरीके से ले लिया तो भी चाइना के लिए कंसर्न का मैटर है, क्योंकि चाइना ने बहुत पैसा इस प्रोजेक्ट पे CPEC पे खर्च किया है, और वो अगर इंडिया ने यहाँ से ब्लॉक कर दिया तो उसका सारा जो पर्पस था वो ही डिफीट हो जाएगा। So this is again the CPEC, चाइना है ये, इस एरिया को जो इसका जिंजियांग प्रोविंस है इसको कनेक्ट करता है to the ग्वादर पोर्ट। So then this will be the last article for the day which talks about reformation in the urban governance system. So ये जो आर्टिकल है ये बात करता है, अभी कल ही हमने डिस्कशन किया था कि कैसे जो हमारी रूरल जो सेटअप है सारा वो, उसमें अगर हम फाइनेंशियल उनको इंडिपेंडेंस देते हैं तो वो ज्यादा अच्छा गवर्नेंस हमें देखने को मिल सकता है और ज्यादा अच्छा पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। अब ऑलमोस्ट उसी
लाइन पे ही आज का आर्टिकल है, बट मोर देन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जो हमारे अर्बन गवर्नेंस सिस्टम्स हैं उनके पास होती है एज कम्पेयर टू द रूरल गवर्नेंस सिस्टम्स। बट उससे ज्यादा वो बात करती है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की। तो वो बात करते हैं कि कुछ कुछ हमें स्टेप्स की जरूरत है लेने के लिए, क्योंकि अभी कोविड-19 का जो हमें देखने को मिला है इम्पैक्ट, तो ऑब्वियसली ये सभी फैक्ट्स में स्टेटेड है कि जो अर्बन एरियाज थे उसमें ये इम्पैक्ट ज्यादा आया रादर देन द रूरल एरियाज। अब इसके बहुत सारे रीजंस भी हैं, बिकॉज अर्बन एरियाज में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा थी एम्प्लॉयमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, हर चीज के लिए। तो डेफिनेटली वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, जगह कम है, तो डेफिनेटली भीड़ ज्यादा होगी, तो उसका इम्पैक्ट है। अब क्या है कि हेल्थ केयर सिस्टम हालांकि अर्बन एरियाज में बेटर है, बट व्हाट नीड्स टू बी सीन हियर इज कि एज कंपेयर टू द पॉपुलेशन, जो नंबर ऑफ पीपल वहां पे रह रहे हैं उनके अकॉर्डिंग वो कितना ज्यादा सफिशिएंट है या नहीं, दैट नीड्स टू बी थॉट अपॉन। नाउ जो इस आर्टिकल में बात की गई है, तो इसमें 4 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की है। कन्वर्जेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। अब ये बोलते हैं कि अब अक्सर क्या होता है अर्बन एरियाज में बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इतने ज्यादा सेग्रीगेटेड होते हैं कि वो एक जगह पे कन्वर्ज नहीं करते, एक जगह पे मिलते नहीं। उस वजह से क्या होता है कि उनकी फंक्शनिंग जो है वो बहुत डिले हो जाती है। कोई भी कमांड अगर आपको देनी होती है तो वो बहुत ज्यादा लेवल्स के थ्रू उसको जाना पड़ता है, और अल्टीमेटली क्या होता है कि इंप्लीमेंटेशन वीक हो जाता है। तो वो बोल रहे हैं कि अगर कन्वर्जेंस है, और डेफिनेटली अकाउंटेबिलिटी तो हर जो ऑफिस है हर डिपार्टमेंट की होती ही होती है, तो कन्वर्जेंस जो है विल मेक द प्रोसेस फास्टर ऑल टुगेदर, इट विल आल्सो मेक द कमांड्स मोर प्रिसाइज एंड मोर easier to be given, more or less easier to be given. So then we have the second point which talks about urban populace specific schemes. Definitely they say कि जो हमारी मनरेगा स्कीम है या फिर हमारी बहुत सारी स्कीम्स हैं, they can be drafted or they can be designed specifically for the needs and for the whatever the area of shortfalls are there, उनके अकॉर्डिंग ही हम उसको ड्राफ्ट कर सकते हैं, अगर हमारे पास एक प्रॉपर डेटा अवेलेबल हो ऑफ द पुअर, अर्बन पुअर एंड द माइग्रेंट्स ऑल्सो। क्योंकि क्या होता है कि उनका एक प्रॉपर डेटा नहीं अवेलेबल होता, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फॉल कर जाते हैं, उस वजह से जो प्रॉपर गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो उन तक परकोलेट नहीं कर पाती है। देन थर्ड पॉइंट टॉक्स अबाउट वाइडर पब्लिक पार्टिसिपेशन, क्योंकि जैसे गांव में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत जब होती है तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है सभी लोगों के लिए उसमें पार्टिसिपेट करना और डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है उसमें अपना इनपुट देना। बट जो अर्बन एरियाज हैं उनमें इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो काम नहीं कर पाता है, तो इसीलिए इन्होंने सजेस्ट किया है कि कुछ भी इस तरह की पब्लिक मीटिंग्स हो जो जिसमें सारे सिटीजन जो है वो पार्टिसिपेट कर पाए इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। एंड देन फाइनली दे टॉक अबाउट द यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो डेफिनेटली अगर हमें टेक्नोलॉजिकली मूव करना है, अगर हमें कुछ भी फास्ट पेस पे हमें ग्रो करना है, अगर सारी पॉपुलेशन को साथ में लेके चलना है, तो टेक्नोलॉजी इज दी बिगेस्ट टूल इन आवर हैंड। तो इसीलिए हमारे पास उन्होंने कहा है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी उन्होंने जैसे बात की है मोबाइल गवर्नेंस के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू, अभी तो जूम वीडियो कॉल का भी बहुत ट्रेंड में है, तो व्हाट्सएप लाइव के थ्रू कुछ भी तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो अपनी जो पॉपुलेशन है उससे कनेक्ट कर सकें, tele-education, blockchain networks, etc. So altogether, it only talks about some kinds of administrative reforms. So these can be also quoted in our mains answer or even in the essays. अगर हमारे पास कुछ urban governance के reforms के बारे में question आता है, तो these points, these hold importance. अगर हम देखें urban areas के context में, तो these can be quoted. Now finally, this will be the question for the day. The China-Pakistan Economic Corridor connects the Xinjiang region of China to which port in Pakistan? First, Chabahar Port. Second, Karachi Port. Third, Gwadar Port. And fourth, Kandla Port. So this will be a question for the day. Good luck. And thank you so much for connecting with us.